हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीमान इफेक्ट। और जीमान इफेक्ट में आज नॉर्मल जीमान इफेक्ट डिस्कस करेंगे। नॉर्मल जीमान इफेक्ट के साथ साथ थोड़ा सा कंसेप्ट में एनामोलस जीमान इफेक्ट भी बताऊंगा इसी वीडियो में। और फिर जीमान इफेक्ट की थ्योरी डिस्कस करेंगे, उस पर क्या अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो जीमान इफेक्ट में क्या है, हम बहुत नीचे लेवल पे पढ़ने लगते हैं कि जो हमारी जब स्पेक्ट्रल लाइन को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट कर जाती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी जीमान इफेक्ट। जो जीमान इफेक्ट की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो यही है। कहते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट करती है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी, इसको कहते हैं हम जीमान इफेक्ट। इसमें अगर हम डायग्राम देखें जो हमने बना रखे हैं, उन डायग्रामों में ये डायग्राम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि कोई हमारी स्पेक्ट्रल लाइन है, एनी सिंगलेट का जो मतलब होता है, एक चीज़ सदा याद रखना, सिंगलेट का मतलब होता है जब हम स्पिन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सिंगलेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे स्पिन जीरो होती है। डबलेट वैसी स्टेट होती है जहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी स्पिन हाफ ली जाती है। ये भी सदा दिमाग में रखें। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन हमारी तीन पार्ट्स में बटी, दिस वन एंड दिस वन। जो हमारे ये तीन पार्ट्स हैं उसमें ये वाला जो कंपोनेंट है वो कहलाता है पाई कंपोनेंट, और इधर के जो दोनों सिमेट्रिकली मिलते हैं, इसके कतई सिमेट्रिकली मिलता है, जो सेपरेशन यहाँ था वही इधर होता है, और ये हमारे कहलाते हैं सिग्मा कंपोनेंट, पाई कंपोनेंट और सिग्मा कंपोनेंट। तो स्पेक्ट्रल लाइन का किसी सिंगलेट स्टेट का, जहाँ पे स्पिन हमारी सिंगलेट स्टेट में कितनी थी, जीरो थी, उसका थ्री स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट होना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो हमारा नॉर्मल जीमान इफेक्ट कहलाता है। इसके अंदर एक पाई कंपोनेंट और दो सिग्मा कंपोनेंट होते हैं। सिग्मा कंपोनेंटों में जो पाई कंपोनेंट से डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, और ये सेम होती है। अगली चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जो इसका सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो बताता हूँ। इसके अंदर जो पाई कंपोनेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल होता है बी के। जो बी की डायरेक्शन होती है वही ई इलेक्ट्रिक वेक्टर की होती है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, अगर स्पेक्ट्रल लाइन का कहीं फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि फोटोन का इमिशन होना, और फोटोन जब इमिट होता है तो उसके साथ में इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है। तो जो उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर बी के पैरेलल आता है तो पाई कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोलराइज्ड होता है, और पोलराइज्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर का एक दिशा में कन्फाइंड हो जाना। तो इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू बी रहता है, और इनमें इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है सिग्मा कंपोनेंटों में जो बी है, वो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है उस स्पेक्ट्रल लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे हमारी ये स्पेक्ट्रल लाइन इस फॉर्म में आ रही है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर कन्फाइंड होगी, इसमें पैरेलल होगी। तो यहाँ ये भी याद रखें कि सिग्मा कंपोनेंट के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू बी होता है, पोलराइज्ड लाइट पैदा होती है। और पाई कंपोनेंट में जो होता है उसमें ई पैरेलल टू बी होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर बी के पैरेलल होता है। पोलराइज्ड लाइट पैदा होती है। लाइट कैसी होती है? पोलराइज्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक वेक्टर का एक दिशा में कन्फाइंड होना ही पोलराइज्ड होता है। पोलराइजेशन का मतलब सिंपल जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक वेक्टर का एक दिशा में कन्फाइंड होना। ध्यान दो मेरी बात है। बी अगर हमारा ऐसे अप्लाई हो रहा था और ई भी इसी दिशा में आए, इलेक्ट्रिक वेक्टर भी इसी दिशा में आए, जब फोटोन कूदे, तो अब हम कहते हैं पाई कंपोनेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। बी हमारा ऐसे पैदा हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर आए, तब हम कह रहे होते हैं कि ये सिग्मा कंपोनेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी नॉर्मल जीमान इफेक्ट होगा, स्पेक्ट्रल लाइन सदा थ्री नहीं मिलेंगे। देयर विल बी ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ थ्री स्पेक्ट्रल लाइन्स। कब? जब इफेक्ट होगा नॉर्मल जीमान इफेक्ट। और नॉर्मल जीमान इफेक्ट में क्या होता है? नॉर्मल जीमान इफेक्ट जो होता है, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, एक पहली बात मैंने यहाँ बताई थी, दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ, नॉर्मल जीमान इफेक्ट जो होता है, इसे मैं NZ लिख रहा हूँ ब्रीफ में, N फॉर नॉर्मल, Z फॉर जीमान, E फॉर इफेक्ट। नॉर्मल जीमान इफेक्ट जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ऑलवेज थ्री स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी, ऑलवेज थ्री स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे थ्री स्पेक्ट्रल लाइन में पाई कंपोनेंट सिंगल होगा, पाई कंपोनेंट सिंगल होगा, और
सिग्मा कंपोनेंट डबल होंगे, वर्क्स लिख सकता हूं 2 सिग्मा कंपोनेंट। इसमें E जो होगा वो पैरेलल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू B होगा। इसका जो सिलेक्शन रूल होगा, एक इस लेक्चर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मुझे बोलनी है उसे सुने। ये बेसिकली ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल जीमान इफेक्ट। उसके बाद हमारा, जैसे हम सोडियम के केस में लेते हैं, सोडियम की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो मैं इस डायग्राम को भी क्लियर करे दे रहा हूं। हालांकि एनामोलस जीमान इफेक्ट है जो यहाँ पे समझाया जा रहा है। एनामोलस जीमान इफेक्ट मेरा इस टॉपिक में डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया देने का प्रयास करूं तो कहूंगा कि जब सोडियम की स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मेशन होता है तो D1 D2 लाइन्स का फॉर्मेशन किस तरीका से होता है कि इलेक्ट्रॉन सोडियम के अंदर 3s स्टेट से 3p में जाता है। 3s से किधर जाता है? 3p में। सोडियम का क्लासिफिकेशन हम कैसे लेते हैं? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन है जब वो 3p स्टेट में जाता है तो 3p स्टेट बेसिकली 2 पार्ट्स में बटी होती है। एक होती है 3p हाफ, एक होती है 3p 3/2। तो वहाँ पे 3p हाफ से और 3p 3/2 को जो ट्रांजिशंस होते हैं, 3p 3/2 से 3p हाफ को ट्रांजिशन होते हैं तो ये स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है। और जब 3p हाफ से 3s हाफ को ट्रांजिशन होता है तो ये लाइन मिलती है। इनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। इस स्प्लिटिंग में देख रहे होंगे, ये सोडियम की D1 D2 लाइन और ये D2 लाइन है, इसकी स्प्लिटिंग में देख रहे हैं। तो जो हमारे पास सोडियम की D1 लाइन है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं इसका, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं समझ पाए होंगे इसे कैसे, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ इस डायग्राम को। एक चीज तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, हालांकि मेरा वो पोर्शन नहीं है, कि एनामोलस जीमान इफेक्ट जो होता है, एनामोलस जीमान इफेक्ट, उसमें दोनों मोशन होती हैं इलेक्ट्रॉन की। हम क्या करते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन भी कंसीडर करते हैं और प्लस स्पिन मोशन, दोनों कंसीडर होती हैं। अगर केवल ऑर्बिटल मोशन कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट, और ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों अगर इलेक्ट्रॉन की कंसीडर करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एनामोलस जीमान इफेक्ट। एनामोलस हम उसे इसलिए कह रहे होते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन की मैं बार बार बताता रहा हूं, उलनबैक और गाउड स्मिथ ने इसे प्रपोज किया था, इसके कंसेप्ट को। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैंने इसमें कही थी, अगर आपको याद आ रही हो, तो मैंने कहा था कि स्कैन कर ले एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंफर्म करता है। बार बार बताता रहा हूं मैं इस लेक्चरों में। तो यहाँ ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों कंसीडर करते हैं। अगर इस लाइन को और इस लाइन का फॉर्मेशन हम समझना चाहते हैं तो कैसे समझें उसे भी सुने। ये हमारे पास सोडियम का क्लासिफिकेशन देखें। सोडियम Na11 होता है। इसका क्लासिफिकेशन हम जब लिखेंगे तो 281 होगा। पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे चलता है। तो 2 को जब हम दिखाएंगे तो इसे लिखेंगे 1s2। कैसे दिखाएंगे इसका क्लासिफिकेशन? 1s2, 2s2, 2p6, फिर जाएगा 3s1। जब हम स्पेक्ट्रा एनालिसिस करते हैं तो ये तो हमारी क्लोज सेल हो गई, दिस वन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ये 3s का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जब हम कंटिन्यूस रेडिएशन इसके ऊपर इंपोज करेंगे। 3s से जाएगा कहाँ? 3s से जाएगा इलेक्ट्रॉन 3p में। सबसे ऊपर स्टेट कौन सी है? 3p, क्योंकि 3s से अगली स्टेट 3p होती है। अब ध्यान दो, यहाँ 3p स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं तो 3p में L की वैल्यू हमारी होगी 1। p स्टेट के लिए L 1 होता है और इलेक्ट्रॉन स्पिन हम ले रहे हैं तो S की वैल्यू कितनी होगी? हाफ। तो J 2 आ गए हैं। क्या आ गए? J की वैल्यू 2 आ गई। कौन कौन सी? L - S से लेके हाफ और 3/2। तो अगर यहाँ हम दिखाना चाहें तो देखो ऐसे दिखा पाएंगे हम
इसको इस स्टेट को जब हम 3s स्टेट को दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं? जब हम इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसीडर कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हाफ कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2s+1 यहाँ लिखा जाता है और इस पर ले रखी है आपने हाफ, तो 2 × ½ + 1 कितना हो गया? 2 हो गया, ये मल्टीप्लिसिटी हो गई। और s के नीचे यहाँ सफिक्स में क्या लगाएंगे? हाफ। क्यों? स्पिन हाफ है, l की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू हाफ हो गई। तो इस स्टेट को दिखाते हैं, सोडियम की ग्राउंड स्टेट कहलाती है। और सोडियम की एक्साइटिक स्टेट कौन सी बनी? एक बनी 3 2p हाफ और एक बनी 3 2p3/2। यहां से ट्रांजिशन कहां को होगा? 3 2s हाफ को। यहां जो फॉर्मेशन होगा वो D1 लाइन का और यहां फॉर्मेशन होगा D2 लाइन का। आप कहेंगे सर ये अलग अलग क्यों लिए? क्योंकि हम एक चीज पे कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि J के कारण जिनकी J कम होता है उनकी एनर्जी लो होती है और जिनका J ज्यादा होता है उनकी एनर्जी हाई होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो तो हमारा बन गया, एक तो बन गया 2p हाफ का और एक लेवल बन गया 2p3/2 का। और यहाँ n लगा दो, n की वैल्यू 3 है। यहाँ पे कहाँ को ट्रांजिशन दिखाओगे? 3 2s हाफ को। ये तो आ गई ग्राउंड स्टेट और ये फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट के 2 पार्ट आ गए, दिस वन एंड दिस वन। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा तो ये D1 लाइन बनेगी और जब ये यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा तो ये D2 लाइन बनेगी। ये डायग्राम है ये D1 और D2 लाइन का। अब इसमें डायग्राम से थोड़ी पता चल रहा है, यहाँ जब तक इस बात को नहीं समझोगे, जब तक तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि ये लाइन हमारी कहाँ से बनती है। तो सोडियम की D1 D2 लाइन कैसे बनती है फिर से सुने एक बार, मुझे थोड़ी देर में फिर से डिस्कस करता हूं कि जब हमारा सोडियम का स्पेक्ट्रम होता है, सोडियम के अंदर सोडियम का हम उसके ऊपर फोटोन के बीम को डालते हैं। सोडियम को जैसे ही हम सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक फोटोनिक बीम को डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ऊपर की एनर्जी स्टेट में जाने लगते हैं। कंटिन्यूअस बढ़ती हुई एनर्जी का ऑर्डर डालते हैं। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऐसा आता है जहां पे क्या देखा जाता है कि रेडिएशन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में थे वो ऊपर जाने लगते हैं। कब जाने लगते हैं? जब यहाँ से यहाँ के बीच का एनर्जी लेवल का फोटोन डाल दोगे, यहाँ से यहाँ का डाल दोगे। फिर ऐसा भी नहीं ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ही जाएंगे क्योंकि इससे ऊपर एनर्जी लेवल ये है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल सीरीज। सोडियम की प्रिंसिपल सीरीज के फॉर्मेशन से आती है ये। अब क्या हुआ, यहां से जब इलेक्ट्रॉन इन स्टेटों में पहुंच गए तो इन हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन नीचे की स्टेटों में जैसे ही जंप करते हैं तो वहां पे p हाफ और p3/2 दो क्लोज लाइन मिलती हैं। p हाफ से s हाफ को जब ट्रांजिशन होता है तो सोडियम की D1 लाइन बनती है और जब p3/2 से s हाफ को ट्रांजिशन होता है तब हमारी कौन सी लाइन बनती है? D2 लाइन बनती है। तो ये सोडियम की D1 और D2 लाइन थी। अब इनके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जैसे हमने सोडियम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया D1 D2 लाइन के, तो यहां पे हम देख रहे हैं स्प्लिटिंग हो गई। दो तो आगे हमारे पाई कंपोनेंट, कुछ डायग्राम में गड़बड़ है। इस सिग्मा पाई का ऑर्डर देखो, चेक करो एक बार। नहीं हो ही नहीं सकता, ये पाई होना चाहिए था यहाँ। ये पाई सिग्मा होगा, ये ऐसा होगा, देखो चेक करो पाई सिग्मा। तो पाई सिग्मा और पाई सिग्मा में क्या होगा कि दो अंदर जो कंपोनेंट होंगे वो पाई कंपोनेंट होंगे, इधर जो कंपोनेंट होंगे सिग्मा होंगे। तो आप देख रहे होगे फुल लाइन आ गई। फुल लाइन में दो लाइन कैसी? पाई कंपोनेंट की और दो लाइन कैसी? सिग्मा कंपोनेंट की। पाई और सिग्मा में पहले ही बता चुका हूं। पाई में क्या होता है? ई इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है पर जो हमारा पाई में पैरेलल होता है बी के, और सिग्मा में परपेंडिकुलर बी के होता है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। ये 4 आ गई। तो सोडियम की D1 लाइन 4 लेवल में स्प्लिट हो गई और D2 लाइन में देखो, D2 में 6 आ रही होंगी। देखो ये उन 6 में क्या देख रहे हो? 2 पाई कंपोनेंट और 4 सिग्मा कंपोनेंट। तो यहां पे 2 पाई कंपोनेंट और 4 सिग्मा कंपोनेंट। यहां कितनी? 2 पाई
और 2 सिग्मा। 4 लाइन तो यहां बनी और 6 यहां बनी। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है जीमान इफेक्ट पे तो यही पूछा जाता है। अगर तुम लाइन लगा के देखोगे, कंपटीशंस की दुनिया में कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में सोडियम की D1 लाइन कितने लेवल में स्प्लिट करती है, आंसर लगाना 4। D2 लाइन कहता है कितने में स्प्लिट करती है, आंसर लगाना 6। और कहता है सोडियम की D लाइन कितने में स्प्लिट होती है, तो आंसर लगाना 10। 4 + 6। अभी हम इसका जवाब नहीं दे रहे कि क्यों हो रहा है। देखो, दो चीजों में अंतर है। एक इस चीज में अंतर है कि आप फैक्टों को याद कर रहे हैं, और दूसरी चीजों में क्या होता है जब इसको समझा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। अभी तो आप फैक्टों पे बात कर रहे हो, तो यहां पे क्या देख रहे हो, यहां देख रहे हो, देखो मैंने डायग्राम बना दिया है। ये हमारा एनामोलस जीमान इफेक्ट में ऑर्बिटल और स्पिन मोशन होती है, और D1 लाइन हमारी 4 लेवल में स्प्लिट करती है, और D2 हमारी 6 में करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। टोटल जो ये स्प्लिटिंग होती है वो 10 लाइन्स आती हैं। क्वेश्चन पूछता है कि टोटल लाइन्स कितनी मिलती हैं जब हम सोडियम की D लाइन को, सोडियम की जो D1 D2 लाइन है उनको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। कहता है D1 से कितनी मिलती हैं, तो 4, D2 से कितनी मिलती हैं, 6, और टोटल पूछता है तो 10। और ये याद रखना एक क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 2p3/2 से अगर 2s हाफ को ट्रांजिशन होता है तो कितनी लाइन मिलेंगी, वैसे पूछ लेगा। तो लाइन तो एक ही मिलती है, यहाँ भी एक लाइन मिलती है, लेकिन जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में जाकर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में लगते हैं जीमान इफेक्ट में, ये तो 6 में टूटी और ये हमारी 4 में टूटी। टोटल 10 लाइन्स। अब देखो यहाँ पे 10 बैठेंगी, ये सारी जोड़ दो इन्हें सब, खुद ही तुम्हें पता चल रहा होगा। 4 लाइन और 6 लाइन नहीं दिख रही। हर बार एक चीज तय है कि 2 पाई कंपोनेंट, देखो इसमें भी आ रहे हैं, 2 इसमें भी आ रहे हैं, बाकी के 2 हमारे पास सिग्मा आएंगे। और एक चीज सदा याद रखना, सिमेट्रिकल चलता है ये डायग्राम। सिमेट्रिकल समझते हो, जो ऐसे चल रहा है ऐसे इधर सिचुएशन है, ऐसे यहां चलेगा, इधर पाई सिग्मा सिग्मा, इधर पाई सिग्मा सिग्मा। क्वेश्चंस क्या आ चुका है वो मैं तुम्हें बताता हूं। सोडियम की D1 D2 लाइंस ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड में रखती जाती हैं, स्प्लिटिंग कितने में होती है, 10। पूछता है कि 10 आ रही है तो कौन सा इफेक्ट है, ये एनामोलस जीमान इफेक्ट है, दिस वन। अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा एनामोलस जीमान इफेक्ट की, ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट था। यहां से नॉर्मल से हम एनामोलस में आ गए। और एनामोलस जीमान इफेक्ट में क्या है, ऑर्बिटल और स्पिन दोनों को कंसीडर करोगे, और केवल नॉर्मल जीमान इफेक्ट में ऑर्बिटल मोशन कंसीडर करोगे। ये तुम्हें मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा था, ये सारे जो तुम्हारे डायग्राम है बने हुए थे। और अगर आपकी समझ में ये आ गए हैं तो मैंने रब कर सकता हूं, क्योंकि मुझे स्पेस भी चाहिए बोर्ड पर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में आ रहा हो। अभी मैं इस चीज का जवाब नहीं दे रहा कि इतने क्यों टूटी, ये सवाल पूछने का अधिकार तुम्हारा खत्म है, क्योंकि अभी नहीं दूंगा इसका जवाब। इसका जवाब देने में तो समय लगेगा, उसके लिए तो सारा का सारा मैथमेटिक्स और सारी मेहनत करनी है। हाँ जी, कहोगे सर इस बोर्ड के ऊपर 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे बताओ जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम की D1 और D2 लाइन का फॉर्मेशन जो होता है सोडियम में, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जो वेवलेंथ आती है D1 और D2 की वो कितनी होती हैं। मैं आंसर बता रहा हूँ। आंसर इनका होता है 5890 एंगस्ट्रॉम, और एक का होता है 5196 एंगस्ट्रॉम। और अगर इनका एवरेज लोगे तो ये 5193 एंगस्ट्रॉम है। ये येलो कलर की होती हैं सोडियम की D1 D2 लाइन, क्योंकि ये जो वेवलेंथ है वो कौन से कलर में जाकर पड़ती है, येलो कलर में। सब नोट करना है, बोर्ड पर एक भी चीज ऐसी नहीं है जो पेपर की पूछे जाने वाली नहीं है, सारी एक से एक। और ये अगर मुझसे फर्स्ट टॉपिक छांटा जाए कि एक ही टॉपिक आपको चूज करना है सबसे महत्वपूर्ण, तो मैं इसी को चूज करूंगा, जीमान इफेक्ट। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आते हैं इस पर। इसमें भी ये तो n है, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 2p हाफ से 2s हाफ को ट्रांजिशन हो रहा है, D1 लाइन। 2p3/2 से 2s हाफ को हो रहा है, D2 लाइन। अब देखना इनमें से वेवलेंथ इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी,
हाँ जी, ये तो होगी 5890 एंगस्ट्रॉम की। क्यों? जब गैप ज्यादा होता है एनर्जी का तो वेवलेंथ कम होती है। और ये किसकी मिलेगी हमें? 5896 एंगस्ट्रॉम। 5890, 5896। और इनका एवरेज कितना होता है? इनमें इनमें एक देखो क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है T1 T2 की वेवलेंथ में कितना अंतर होता है 6 एंगस्ट्रॉम का, और अगर इनका एवरेज लोगे तो 5893 एंगस्ट्रॉम आएगा इनका एवरेज। एवरेज कैसे लोगे? दोनों को सम करके बचे 2 से डिवाइड कर दोगे। 5893 एंगस्ट्रॉम कहां से आई? 2p हाफ से 2s हाफ को ट्रांजिशन हुआ, n की वैल्यू दोनों जगह 3 होगी, तो कौन सी लाइन बनी? D1 लाइन। 2p 3/2 से 2s हाफ को ट्रांजिशन हुआ, लाइन बनी D2। वेवलेंथ कितनी? 5896 5890। और जब ये D1 लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, 4 लेवल में स्प्लिट हो गई। दिस वन 2 पाई कंपोनेंट में 2 सिग्मा में। और D2 के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो 6 में टूटी। अभी मैं रीजन नहीं समझा रहा, रीजन में तुम्हें बाद में समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका जवाब बाद में ढूंढेंगे। हमारी फिजिक्स 2 पार्ट्स में बटी होती है। एक होता है फैक्ट्स। फैक्ट्स उन्हें कहते हैं कि आप तथ्यों को याद करें, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसमें आप फिजिक्स सीखते हैं। कंपटीशंस कई बार इस बात पर निकल जाते हैं कि आपको फैक्ट याद है, लेकिन इंटरव्यू नहीं निकलते। इंटरव्यू जब भी निकलते हैं जब आपको फिजिक्स आती है। हाँ जी, नहीं, ये तो कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन है, ये तो सोडियम के लिए केस है, ये तो कोई भी केस है। अगर क्या लें? अगर हम नॉर्मल जीमान इफेक्ट किसी भी केस में निकालेंगे, स्पिन कंसीडर नहीं करेंगे, सदा 3 ही लाइन आएंगी। अभी मैं डिस्कस करूंगा। कैसे, किस में आएगा? क्या बनेगा? बेसिकली जो तुम्हारा सवाल है ना, अभी मैं इसके जवाब, अभी बहुत ये प्री मैच्योर क्वेश्चन है, इन्हें कहता हूं मैं प्री मैच्योर क्वेश्चन। प्री मैच्योर क्वेश्चन बेसिकली पता है कौन से होते हैं? मैं तुम्हें समझा दूं कौन से क्वेश्चन प्री मैच्योर होते हैं। कि टॉपिक डिस्कस चल रहा हो और आपने शुरू कर दिया पूछना, जैसा मुझसे कहने लगे, अभी कहने लगे सर ये क्यों टूट गई, तो ये प्री मैच्योर क्वेश्चन है। तुमने मुझसे पूछा सर 3 ही क्यों आ रही हैं, ये प्री मैच्योर क्वेश्चन है। तथ्यों पे कभी भी क्वेश्चन ना पूछें, मैं सदा तुम्हें बताऊंगा। अगर जीवन में एक गलती कभी मत करना, क्या? तथ्य पे क्वेश्चन ना पूछें। तो क्वेश्चन कहां पूछें? जब पूछें जब इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाए। जब एक्सप्रेशन आ जाएगी तो तुम्हें खुद ही ये पता चल जाएगा कि जो तुम्हारे दिमाग में सवाल थे वो तो क्यूरियोसिटी थी, नो डाउट, लेकिन उसका सर ने जवाब पहले ही दे दिया। जितने क्वेश्चंस बेसिकली क्या होता है कि टीचर, जब मैं ये बात बता रहा होता हूं तुम्हें, तो मेरे दिमाग में जब कितने सारे चेहरे बच्चों के घूम रहे होते हैं, क्योंकि तुम पढ़ने वाले पहले थोड़े हो, जन कितनी दुनिया पढ़ा दी। तो जिन क्वेश्चनों को तुम आज पूछ रहे होते हो, ये जन कब कब मेरे सामने आ गए थे। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा इंतजार इसलिए करना चाहिए, मैं तुम्हें बताऊं क्यों करना चाहिए, कि जो सवाल तुम पूछने वाले हो सकता है उसका 15 मिनट बाद में खुद ही जवाब आ रहा हो। लेकिन अगर तुमने अभी पूछ लिया तो जो मैं अभी बताने वाला हूं वो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी उस सवाल के जवाब देते समय। इसलिए सदा टीचर को फ्री छोड़ दो। एक चीज सदा मैं बताऊंगा, टीचर बहुत परफेक्ट तो नहीं होते, लेकिन जिनके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है उन पर अथाह नॉलेज होती है। जरूरत इस बात की होती है उनके फ्लो को मत रोको। अगर आप फ्लो को रोक दोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। तुम पूछोगे सर क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जब कितनी सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी वो सब रह जाएंगी तुमसे। तुम्हारा एक सवाल का तो जवाब आ जाएगा, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में जो कितनी चीजें थी वो सब उनके जवाब नहीं आएंगे। तो पहले क्या कर दो, उसे जवाब दे लेने दो। फिर जैसे ही टॉपिक खत्म होता है मैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट के बाद तुम्हें समय दूंगा, इतने लिखते रहो। फिर सबसे बढ़िया होता है जब टॉपिक पूरा डिस्कस हो जाए, फिर डिस्कस करते हैं किस चीज को, इस चीज को डिस्कस करते हैं कि अब क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसी क्यूरियोसिटी रह गई जो अनुत्तरित रही, जिसका उत्तर नहीं आया। नहीं तो मुझे पता चला सब में जवाब दे ही चुका हूंगा। एनीवे, तुम्हें बीच में रोका मैंने,
उसके लिए सॉरी, लेकिन जरूरी था बीच में रोकना, इसलिए मैंने रोका। हम इस बात पर जानने का प्रयास करें कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट होता क्यों है, मींस स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड में क्यों टूट जाती है। अगर आप जानना चाहते हो तो इंटरव्यू का एक पैट क्वेश्चन होता है कि जीमान इफेक्ट होता क्यों। एक चीज मैंने बहुत शुरू में पढ़ाता रहा और मैंने कहा था कि अगर सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित करती हैं दो चीजें इसके अंदर, वो दो चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। लार्मर प्रेसेशन क्या होता है, जब कोई एटम ऑर्बिट के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है और मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है, तो एटॉमिक ऑर्बिट प्रेसेशन करने लगती है। मैंने बताया था तुम्हें। और वो प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी W की वैल्यू EB/2m होती है। मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ाने पे प्रेसेशन बढ़ता है। मैं एक ही लाइन में जवाब दूं केवल एक शब्द में कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट का कारण क्या है, तो दो कारण मुझे दिखाई देते हैं। एक लार्मर प्रेसेशन और दूसरा बहुत बड़ा कारण है स्पेस क्वांटाइजेशन। और कहीं कहीं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पूरी एटॉमिक इन्हीं दो आधार पर निर्भर है। अगर आप इन दोनों एस्पेक्टों को समझते हैं, क्योंकि मैंने लेक्चर दिया था एक, वहां तो मैं कहा था कि लार्मर प्रेसेशन और स्पेस क्वांटाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्या कहता है हमसे, प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी तो ये कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसे एक सर्टेन ओरिएंटेशन हो जाते हैं, और जिन ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उनके अंदर जिन भी ओरिएंटेशन में मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, उन ओरिएंटेशनों के साथ साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मोशन की, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है। एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा स्पेस बनाना चाहूंगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना जरूरत हो तो, और नहीं तो इसे नोट ही कर लेना। इस पर जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है सब आने लायक क्वेश्चन है। इस पर मैं इससे पहले डेरिवेशन पे जाऊं, 5-7-10 चीजें फिर से बताता हूं तुम्हें जो यहाँ पे पूछी जाती हैं। नॉर्मल जीमान इफेक्ट में जब भी स्पेक्ट्रल लाइन को स्प्लिट की बात करें, कभी कंफ्यूज मत होना, 3 ही आंसर लगाना, सदा स्पेक्ट्रल लाइन 3 में टूटेगी। दिस वन, चाहे वो लेवल कोई भी हो, लेकिन अगर स्पिन कंसीडर नहीं की गई है तो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन केवल 3 में ही टूटेगी। एक कंसेप्ट ये सदा याद रखना है। उसमें एक याद रखना है कि एक कंपोनेंट हमारा पाई आएगा, 2 सिग्मा आएंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसीडर नहीं करते, केवल ऑर्बिटल मोशन कंसीडर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इसमें क्या है कि अगर हम एनामोलस जीमान इफेक्ट देखते हैं तो सोडियम D1 D2 में ये याद रखें, D1 लाइन 4 कंपोनेंटों में टूटती है, D2 6 में टूटती है। D2 का फॉर्मेशन 2p3/2 से 2s हाफ को होता है, और 2p हाफ से 2s हाफ को ट्रांजिशन होता है तो D1 लाइन बनती है। और D1 में 4 लाइन स्प्लिटिंग होती हैं और D2 में 6 होती हैं, टोटल 10 होती हैं। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितने आते हैं, लाइन लग के आते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद जो मैंने इस पर बताया, जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में उठता है, एटॉमिक में पूछेगा तो अक्सर पूछता है जीमान इफेक्ट, तो आपको पहली लाइन यही बोलनी है कि जो स्प्लिटिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन की, वो जीमान इफेक्ट है। लेकिन आपसे तुम ये सोचो कि तुम्हें कोई साइंटिस्ट बना देगा इतनी बात पे, तो तुम गलत सोच रहे हो। ये तुम इंटरव्यू की पहली बात बता रहे हो। अब तो शुरू करेगा भाई, क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गई स्प्लिटिंग, तो तुम्हें फिर उसके लिए कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा कि उसका कंसेप्ट क्या है। फिर उसके बाद क्या है कि इसके अंदर आपको पता रहना चाहिए 3 स्पेक्ट्रल लाइन में पाई कंपोनेंट में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, जो हमारी जिस समय स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मेशन होता है उसका सिंपलेस्ट मतलब होता है हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन का नीचे आना। अगर मुझसे पूछा जाए कि स्प्लिटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, तो मैं कहूंगा कि कुछ एनर्जी लेवल डीजेनरेट पड़े रहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो वो डीजेनरेसी जहां एक जगह वो कॉन्साइड कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड उन्हें अलग अलग रीजन में स्प्लिट कर देता है, वहां पे हमें ज्यादा एनर्जी लेवल मिल जाते हैं। उन एनर्जी लेवल में फिर सिलेक्शन रूल का पालन होता है, वो सिलेक्शन रूल का पालन हमें स्पेक्ट्रल लाइन की संख्याओं को नियंत्रित करता है। अभी सिखाऊंगा मैं ये सब बातें तुम्हें। उसके बाद क्या है कि जो तुम्हारा मैं बार बार बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन नॉर्मल जीमान के लिए, और ऑर्बिटल के साथ साथ अगर हमारी स्पिन भी कंसीडर करें तो एनामोलस जीमान इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं। ये हमें पता होना चाहिए, और ये डायग्राम मैंने पूरा क्लियर कर ही दिया तुम्हें। ये सब बातें तुम्हें पता ही होनी चाहिए। सोडियम की D1 D2 लाइन में तुम्हें ये पता होना चाहिए
कि एक की वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम और एक की 5896 एंगस्ट्रॉम होती है और ये येलो कलर की होती हैं और ये प्रिंसिपल सीरीज से बनती हैं। यहां तक ये सब बातें आपको पता ही होनी चाहिए। सिलेक्शन रूलों का पालन सदा होता है। मैं आगे जाकर तुम्हें एक इंटेंसिटी रूल बताऊंगा, आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। इसमें तो नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब मैं सोडियम की ये बातें कर रहा होता हूं तो मेरे अंदर सोडियम के जितने भी क्वेश्चंस कंपटीशंस में आते हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में पड़े रहते हैं। इन्हें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैं केवल स्पेस बनाने के लिए देखो इतना रब करता हूं। और इसमें एक चीज याद रखना, आगे के फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन ये होंगे, कहेगा सोडियम की G1 लाइन, G1 और G2 लाइन में कितने पाई कंपोनेंट बनते हैं, कितने सिग्मा, 2 लगा दो। सदा याद रखना, जब भी एनामोलस जीवान इफेक्ट होगा तो पाई कंपोनेंटों की संख्या सब लाइनों में पाई कंपोनेंटों की हर ट्रांजिशन में 2 बनती है। देखो यहाँ 2, यहाँ भी 2। सिग्मा बढ़ते हैं, सिग्मा ज्यादा होते हैं और पाई कंपोनेंट कम होते हैं। और तुम्हें सदा ये पता चलेगा पाई कंपोनेंटों की संख्या या तो सिग्मा कंपोनेंटों के बराबर होती है या सिग्मा कंपोनेंट सदा ज्यादा होते हैं पाई से। यहां डायग्राम सदा सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल का मतलब इधर पाई है तो इधर भी पाई, और यहां से इधर जाओगे यहां सिग्मा तो यहां भी सिग्मा। सिमिलरली है, इधर पाई तो इधर भी पाई, इधर सिग्मा तो यहां सिग्मा, और इधर सिग्मा तो यहां सिग्मा। अब हमें ये सब आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इनकी मैं थ्योरी डिस्कस करूंगा। इसके अंदर 2 पाई और 4 सिग्मा होते हैं। यहाँ पे 6 स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग 6 में टूटी और यहाँ 4 में टोटल 10 हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक चीज सदा याद रखना, ये सदा जब है जब मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया, या तब है जब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया। ये इस डायग्राम में यहाँ नहीं भी लिखा है तो भी याद रखना कि ये जब था जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा था, ये जब है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया। ये कब था? ये जब था जब मैं इस डायग्राम को समझा रहा था। और ये कब है? जब मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया। ये कब था? स्पेक्ट्रल लाइन जब हमारा स्पिन 0 थी और तब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। एक ही स्पेक्ट्रल लाइन 3 में टूट गई, पाई में और 2 बार सिग्मा में, 2 सिग्मा कंपोनेंट में। और अब हम चलेंगे किस पे? क्या हम जानेंगे नॉर्मल जीवान इफेक्ट होता कैसे है, कहां से आया ये पिक्चर में, क्यों आया, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये हर बार 3 ही स्पेक्ट्रल लाइन क्यों बनती है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो दे रहा हूँ। ये मेरी जो वीडियो है नॉर्मल और एनामोलस को छूती हुई है। नॉर्मल का एक्सप्लेनेशन इसमें दूंगा, सिलेक्शन रूल दूंगा। अगली वीडियो में एनामोलस जीवान इफेक्ट, जो इस टॉपिक का सबसे हॉट टॉपिक है, एनामोलस जीवान इफेक्ट। और वहां पे तुम पहुंचोगे लैंग्वेज जी फैक्टर। और फिर तुम्हें बताऊंगा कि एनामोलस जीवान इफेक्ट से हम नॉर्मल में कैसे आते हैं। मींस एनामोलस जीवान इफेक्ट का एक स्पेशल केस नॉर्मल जीवान इफेक्ट है, लेकिन इसका कन्वर्ट सही नहीं है। आप नॉर्मल से एनामोलस पे नहीं आ सकते, लेकिन आप एनामोलस से नॉर्मल पे कभी भी आ सकते हैं। जीवान इफेक्ट बहुत कम होता है, छोटा सा होता है। ऐसा मत सोचना कि स्पेक्ट्रल लाइन टूट गई तो बहुत ज्यादा बड़ा गैप है इनके बीच में, बहुत छोटा सा होता है। स्प्लिटिंग जो होती है फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग होती है, एक हमारी जीवान स्प्लिटिंग होती है। जो हमारी फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग होती है उससे भी कम होता है जीवान इफेक्ट। तो स्प्लिटिंग होती है, लेकिन ये मत मानना बहुत बड़ी स्प्लिटिंग है। ये डिस्कस करेंगे उस बात के ऊपर भी। तो मैं डायग्राम को इसको रब करता हूँ, जगह बनाता हूँ, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेने वो ले लें, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए आगे एक्सप्लेनेशंस के लिए। नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से क्वेश्चंस अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन कहाँ से आता है तो इसी से आता है। और अगर इसमें भी बताऊँ कि सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, तो मैंने जीवन में सोडियम की G1 G2 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं देखा। यही 4 और 6 वाला लाइन लग के मिलेगा तो मैं कंपटीशंस में सोडियम की D1 लाइन कितने में टूटती है, आंसर लगाना 4 में। G2 कितने में टूटती है, आंसर लगाना 6 में। ओवरऑल कितने में टूटती है, आंसर लगाना 10। और सोना किसी को है नहीं, कभी सो गए हो क्यों जी? क्वेश्चन बेसिकली तुम्हें एक चीज मैं भी बता दूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात तुमसे 2 मिनट में करूंगा, 2-3 मिनट। बेसिकली क्या होता है कि जब तुम किसी टॉपिक में खो रहे होते हो, एज ए टीचर मैंने क्या महसूस किया है
कि जब टीचर अपने सब्जेक्ट में खोया हुआ होता तो पूरी दुनिया से कट चुका होता उस समय। और मुझे नहीं पता वो संकेत कहाँ से आते हैं, लेकिन कहीं से संकेत आते हैं जिन पर वो लेक्चर दे रहा होता है। उसका ब्रेन कहाँ पे छू गया होता है, उस टॉपिक के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। उस समय उसके फ्लो को नहीं रोकोगे तो कुछ इतना अच्छा सुनने को तुम्हें मिलेगा कि कभी जीवन में सोच ही नहीं पाओगे तुम। इसलिए क्या करो, कभी भी पूरे जीवन में जब प्रोफेसर बन जाओ तो एक ही चीज याद रखना, अपने स्टूडेंटों के सवालों की क्यूरियोसिटी को पूरा तो करना, लेकिन इसको इस पर मत करना कि पता चला आपका फ्री फ्लो रुक जाए। फ्री फ्लो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जब आप टॉपिक में हो रहे होते हो तो पूरी दुनिया से कट जाते हो। और जब भी तुम्हें कोई रोक रहा होता है उस समय पे, तो वो समझ लो पर्टर्बेशन इफेक्ट है, उसको रोको। पर्टर्बेशन क्या करते हैं, सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर क्या होता है, आपका जब उससे कनेक्शन हो जाता है ना पूरे टॉपिक के साथ में, तो आप सुनने की स्थिति में होते हो, एक ही चीज पे आपका ध्यान होता है। जैसा अब मैं टॉपिक लेक्चर दे रहा हूं तो मैं पूरी दुनिया से कटा हुआ हूं, अब मेरे दिमाग में केवल जीमान इफेक्ट ही घूम रहा है। और जब आप पढ़ो और पढ़ाओ तो एक ही बात आपको याद रखनी है, बाकी की चीजों को शून्य कर दो। क्या मानो, अगर दुनिया में है तो आज ये समझ लो नॉर्मल जीमान इफेक्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है, एटॉमिक कुछ नहीं है। जो जीमान इफेक्ट में फिजिक्स लग रही है बस उस पर सोचो। उसके साथ क्या होगा, ऐसे ही जिस समय पे एनामोलस पे जाओ तो सबको शून्य कर दो। फिर तुम्हें कहीं ना कहीं जब चीजों को शून्य करके लाओगे, एक समय पर तुम्हें पता चलेगा, कोरिलेशन नजर आएगा तुम्हें सब्जेक्ट में। क्या लगेगा कि ये लग तो सेपरेट आइडेंटिटी रही थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। जब तुम बुक की लाइन को पढ़ोगे, देखो मैं पहले पता क्या सोचता था और अब क्या सोचता हूं। पहले मैं सोच रहा होता था, तुम्हारी जब एज में रहा हूंगा कभी, ये सोच रहा होता कि ये टॉपिक पहले ये क्यों दिया है, फिर बाद में ये क्यों दिया, बाद में ये क्यों दिया है। आपने पता चला नॉर्मल जीवन इफेक्ट पढ़ा दिया और स्पेस क्वांटाइजेशन तुमने पहले नहीं पढ़ाया, आपने लार्बर प्रेसेशन पहले नहीं पढ़ाया, तो आप समझ ही नहीं सकते इसे कभी भी। तो एक सीक्वेंस होता है। इसलिए पता साइंस को क्या कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान, सिस्टमैटिक स्टडी। इसलिए कहते हैं क्योंकि सब आपस में क्या होती हैं, कोरिलेट होती हैं। बताओ मुझे लार्बर प्रेसेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये डायग्राफ देखो, बाकी का स्पेस मैंने बना दिया है, अब इससे भी बाय बाय करते हैं, इस डायग्राम से भी कैसे करते हैं उसे सुने। एक अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन या तो देखो ऐसे घूमेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, या कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ये तो हो गया क्या, न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ये तो कौन कहता है, सोमरफील्ड, ये बोर कहता है। लेकिन सोमरफील्ड में दोनों समाहित हैं, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। सोमरफील्ड ज्यादा ग्रेट है, बैग लकी रहे, नोबेल लॉरेट्स नहीं बने, लेकिन उनका काम भी बहुत बेहतरीन था। मैंने लगातार कहा है कि अगर सबसे बैग लकी कोई टीचर रहा इस मामले में, वो सोमरफील्ड ही थे, जो नोबेल प्राइज नहीं ले पाए। लेकिन बहुत लंबी श्रृंखला है उनके साथ में, जो उनके कम से कम 6 से 7 स्टूडेंट ऐसे थे जो नोबेल लॉरेट्स थे। तो लॉन्ग लिस्ट है नोबेल प्राइज विनरों की, सोमरफील्ड से जो जुड़े लोग हैं। यहाँ इससे मैं यहाँ क्या ले जाना चाहता हूँ, ये मैंने क्यों बनाया उसे सुनो। कुछ बच्चे यहाँ से गायब हो गए हैं क्लास से, वो यहाँ फिजिकल बैठे हैं और मेंटली कहीं और सोच रहे हैं। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, है ना, नाम लूंगा तो पता क्या होगा, बताओ क्या होगा, उसका दिन खराब होगा। तो सबसे क्या सलाह है मेरी, सब यहीं रहो। टीचर एक साधारण इंसान नहीं होते, चाणक्य ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीचर असाधारण होता है। क्यों, अब जब मैं ये कह रहा हूँ बच्चा यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मैं साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। अब मैं तो भाई साइकोलॉजी रीड कर रहा हूँ। बहुत सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं और सोच दिन कहाँ की रहे हैं। अब मैं उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहता कहाँ की सोच रहे हैं। क्यों, किसी से पूछोगे कहाँ सोच रहा, तो वो बताएगा थोड़े। क्यों जी, अब बताएगा तो तुम पर कोई यंत्र नहीं है ऐसा क्या पता करने का कि ये सही बता रहा है या गलत बता रहा, कुछ भी बता सकता है। क्यों जी, फिजिक्स में हंसी नहीं है, लेकिन फिर भी हंसी ढूंढो कैसे मिल जाए, है ना। अगर फिजिक्स में मैंने एक ही चीज़ की कमी महसूस की तो यही है, एक नहीं है, इसमें कोई रस नहीं, ना इसमें हास्य रस है, ना इसमें वीर रस है, दुनिया का कोई रस नहीं, लेकिन नशा इसका जादू चढ़ के बोलता है ना। डिस्पाइट एवरीथिंग इसका नशा, इसलिए सीरियस करती है। और सीरियस होना अच्छी बात नहीं है ना। बहुत ही कम मिलेंगे तुम्हें फिजिक्स के लोग कविता लिखते हुए, है ना उन पर हास्य रस लिखा जाता, ना वीर रस लिखा जाता, कोई सा रस ना लिखा जाता।
क्यों क्यों, कहाँ रस रखा है इसमें, बताओ तुम मुझे, कहीं है ही नहीं। देखिए तो एक फॉर्मूला मैं बच्चों इसमें पढ़ा रहा था, तो मैं थोड़ा सा लाइट करने के लिए ये सब बातें लग गया, मैं थोड़ा सा क्या करो, अपनी अपनी एकाग्रता को फिर से लौटाओ। पता है ये दिमाग बड़ा शैतान है, जैसे ही इस पर थोड़ा सा लोड पड़ता है ना, तो ये आराम ढूंढने चला जाता है। तुम्हारी गलती नहीं है, लेक्चर सुनने मेरे लिए भारी है, क्योंकि जिसे आता है वो तो अपने आराम से लेक्चर दे रहा, जिसे ना आता उसे सुनना भी पड़े, समझना भी पड़े। और दिमाग थोड़ी देर में जब समझता जाता है तो ये सोच रहा होता है यार कि कहाँ फिजिक्स में फंस गए, है ना। लेकिन बढ़िया चीज है, इसमें आनंद करो। क्यों जी, आ तो गए, नाम पिक्चर का डायलॉग परेश रावल का, कौन सा, ये सिंगल वे है, आ तो गए पर जा नहीं सकते, अब फंस गए, अब तो एक ही तरफ रास्ता है। इसलिए क्या होता है, जब बच्चा फिजिक्स के बाद कहता है मैं कंपटीशन देना चाहता हूँ फिजिक्स में, नेट चाहता हूँ करना, गेट चाहता हूँ, बार्क जैस के फर प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, तो उसे मैं यही समझाता हूँ भाई कुछ और कर ले, है ना। जब भी फिर भी वो कहता है ना जी यही करूँगा, तो फिर उसने चॉइस कर ली ना, तो फिर मुकाबला करो। पहले मौके हैं, जब आगे बढ़ जाओ तो फिर रुकने का मौका नहीं, फिर तो फिर इसी पे लगो, दिन रात सोचो फिजिक्स ही सोचो, फिजिक्स में उठो, पूरे दिन फिजिक्स पे ही काम करो। कुछ दिन के बाद तुम महान बन जाओगे। आइंस्टीन की जगह खाली है, न्यूटन की खाली है, मैक्सवेल की खाली है, कितनों का स्थान खाली है। कौन सा भर जाओ जब क्या पता चल रहा, कहीं ऊपर से थोड़े आए थे, वो भी यही से थे। क्यों जी, अब मुझे बताओ कि ये डायग्राम क्या कह रहा है। ये डायग्राम मैं बगैर देखे बताता हूँ। एक डायग्राम ये कह रहा है कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ऑर्बिट की शेप ऐसी नहीं रहती जैसे पहले थी, प्रेसेशन करने लगती है। एक क्या बताएगा, एक डायग्राम ये बताएगा कि एल और म्यू एल अपोजिट दिशा में काम कर रहे हैं। जब हमारा एल चेंज होता है तो पीछे म्यू एल चेंज होता है, जब जस्ट अपोजिट चलता है, 180 का फेज होता है। यही बता रहा है डायग्राम, देखो ध्यान से। यहाँ ये तुम्हारा एल चेंज हो रहा है, ऐसे जा रहा है, तो म्यू एल देखो ऐसे ही आ रहा, अपोजिट है ये 180 पे, और ये ऑर्बिट झुक गई। और इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगा रखा है, ये एक्स वाई प्लेन में तो बी जेड में जा रहा है, ये बी है, और ये ही यहाँ पे एल जेड हो जाएगा इस दिशा में। तो कोई डायग्राम में कुछ मुश्किल नहीं, एक ही चीज समझनी है, एल और म्यू एल अपोजिट जाते हैं, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ऑर्बिट पे, ऑर्बिट ऐसे नहीं चलती जैसे पहले चल रही होती है, सर्टेन ओरिएंटेशन रखती है, केवल उसके ओरिएंटेशन चेंज हो जाते हैं। इस बी के रेस्पेक्ट ये एंगल बनते हैं सर्टेन, ये एंगल है, ये सर्टेन एंगल, और स्पेस क्वांटाइजेशन इसी को तो कहते थे। तो मुझसे पूछा जाए तो मैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट में दो ही बात कहूंगा। क्या है नॉर्मल जीमान इफेक्ट, ये कॉन्सिक्वेंस है दो चीजों का। इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन और लार्मर प्रेसेशन। देखो कितना खुश होगा टीचर अगर तुम आईएएस मेंस लिखो और ये लाइन लिख दो, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, क्योंकि देश के भावी आईएएस भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तुम्हें पता नहीं पता कितने ही सारे बच्चे जो आईएएस पीसीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं इन वीडियो को देख के जाते हैं। तो इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, किसका कॉन्सिक्वेंस है, स्पेस क्वांटाइजेशन और लार्मर प्रेसेशन का। अब लार्मर प्रेसेशन क्या कहता है, लार्मर प्रेसेशन ये कहता है कि W जो होती है लार्मर प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी, मैं इसे रब करना चाहूंगा, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, और लार्मर प्रेसेशन जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी किन फैक्टरों पर निर्भर करती है। इसका डायग्राम भी मैं हटा लूं क्या, हाँ, लेकिन इसे बना लेना, एक दो बार बना के देखो, खुदा करे तुम लोगों को भी मौका मिले यूपीएससी लिखने का, कहीं डिस्क्रिप्टिव फिजिक्स लिखने का। क्यों जी, देनी चाहिए वैसे आईएएस के एग्जाम, फिजिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, वहाँ यही सब आते हैं क्वेश्चन, नॉर्मल जीमान इफेक्ट बहुत पूछा जाता है। इसमें से 1.5 से 2 क्वेश्चन तक आते हैं एटॉमिक फिजिक्स से पूरे मेंस में, पेपर उठा के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा सब यही आते हैं।
तो यहाँ नॉर्मल जीवन इफेक्ट में जो लार्मर प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो मैं तुम्हें पहले एक लेक्चर में करा रहा था। अब क्या तुम इसका क्या दे रहे हो पता है? एक्सप्लेनेशन चल रही है ये। कभी बाद में एक हो कि सर करा क्या रहे हो, ये नॉर्मल जीवन इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन है, कैसा आया पिक्चर में। तो W जो होता है लार्मर प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी किन किन चीजों पर निर्भर करती है? म्यू एल अपॉन एल और बी। ये मैंने कराया था तुम्हें, इसका डेरिवेशन कराया था। और अगर वो डायग्राम तुम्हें याद आ रहा हो जहां हमने लिखा था डेल फाई बराबर, ध्यान दो क्या था, dl अपॉन एल साइन थीटा, और फिर उस डेल फाई को dt से के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया था। तो डेल फाई अपॉन डेल टी बन गई थी हमारी क्या, ओमेगा, और ऊपर बन गया था dl अपॉन dt अपॉन एल साइन थीटा। dl अपॉन dt को लिखते थे हम टॉर्क, और टॉर्क को लिखते थे म्यू एल बी साइन थीटा। और आ गया ये रिजल्ट, सब भूल जाते हो तुम। ओमेगा dt इजकल टू, डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैंने पीछे एक लेक्चर में बनाया था। ओमेगा dt की वैल्यू तुम्हें ये पढ़ाई थी dl अपॉन एल साइन थीटा। ये तो था हमारा डेल फाई, ये था dl, और ये था l का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एल साइन थीटा। यहां से आया था ये। और जब हम इसके ओमेगा को लेकर चले थे तो ये ओमेगा हमारा बन गया था dl अपॉन dt। एल यहाँ पे dl चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, एल शुरू का एंगुलर मोमेंटम है। चेंज किससे आया? बी के मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से। ये आ गया हमारा अपॉन एल साइन थीटा आ गया, और dl अपॉन dt हो जाएगा टॉर्क, टॉर्क अपॉन एल साइन थीटा। टॉर्क को क्या लिख दोगे? म्यू एल क्रॉस बी अपॉन एल साइन थीटा। और देखो यहां से ये रिजल्ट बन गया म्यू एल बी साइन थीटा अपॉन एल साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट कर दो। क्या आ गया? इसे ढूंढ रहे थे, W बराबर म्यू एल अपॉन एल इंटू बी। मैंने छोटा सा ब्रीफ दिया है, स्पेस क्वांटाइजेशन में मैंने इसका डायग्राम पहले ही बनवा रखा है। और म्यू एल अपॉन एल की वैल्यू क्या होती है ये भी तुम्हें बता रखी है मैंने, E अपॉन 2m होती है। इसको भी दिखा देना साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर म्यू एल बाई एल की वैल्यू को E अपॉन 2m दिखाना पड़े ब्रीफ में तो कैसे दिखा दोगे? म्यू एल जो होता है वो होता है I इंटू ए, और I होता है हमारा E अपॉन टी एरिया। E टी की जगह पर रख दो 2 पाई आर अपॉन वी सर्कुलर ऑर्बिट में, और एरिया को ले लो पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी EVR बाई 2। ये तो म्यू एल हो गया, और एल से इसे डिवाइड कर दो, क्या बन गया? MVR। VR से VR कैंसिल कर दो, कितनी आ गई वैल्यू? E अपॉन, इसको क्या कहते हैं? गायरोमैग्नेटिक रेशो कहलाती है ये। और इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो यहाँ पे फिर माइनस साइन नहीं लेते। ये तो ये बताता है म्यू एल बाई एल बराबर E बाई 2m, खुद बताता है कि म्यू एल और एल जो है वो दोनों अपोजिट दिशा में लगते हैं। अगर एल की दिशा हमारी ये है तो म्यू एल की दिशा ये होगी, ये है मतलब इसका। इसलिए क्या हो रहा था इससे पहले डायग्राम में, जब एल ऐसा बदल रहा था तो म्यू एल यहाँ नीचे बदल रहा था 180 पे, 180 का फेज था म्यू एल और एल में। मैग्नेटिक, ये कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ फॉर्मूला? EVR बाई 2 था, और एल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम MVR है। दोनों को काट दो, E बाई 2m आ जाएगा। गायरोमैग्नेटिक रेशो कहते हैं। और अगर तुम्हें सही से याद रखते हो तो मैंने क्या था कि म्यू एल बाई एल की वैल्यू GL E अपॉन 2m होती है। ये लैंग्वेज फैक्टर होता है ऑर्बिटल मोशन के लिए, GL1 होता है। पढ़ा है नहीं था? ये सब पढ़ा रखा है तुम। ये सब चीज मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, और ये चीज भी तुम्हें करा चुका हूं, लेकिन तुम्हारे अभाव देखकर ऐसा महसूस हुआ मुझे, तुम्हें ना पता चला ये कहां से लिख दिया मैंने, इसलिए मुझे दोबारा कराना पड़ गया। ये कराया थोड़ा ब्रीफ में, लेकिन करा दिया फिर से। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से
EB अपॉन 2m आ गई। Here ओमेगा इज द लार्मर प्रेसरेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है ये? लार्मर प्रेसरेशनल फ्रीक्वेंसी। किस पे प्रोपोर्शनल है? और स्पेस क्वांटाइजेशन क्या कहता है? स्पेस क्वांटाइजेशन ये कहता है कि जब कोई एटम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगा दिया जाता है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर लगाने का मतलब जेड दिशा में लगा दिया, तो एल की जो वैल्यू होती है, एल के जेड कंपोनेंट की, वो सर्टेन ओरिएंटेशन ही रख पाता है जेड दिशा में, और उस एल जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है एम एल एच कट इजकल टू कितनी? एम एल एच अपॉन 2 पाई। और यहाँ एम एल क्या है? हेयर एम एल इज माइनस एल प्लस 1 जीरो तक, और कहाँ तक जाएगा ये? प्लस एल तक। इसकी वैल्यू होती है 2l प्लस 1 वैल्यूज। इसकी फिजिक्स समझा दो पहले। क्या कहता है स्पेस क्वांटाइजेशन? स्पेस क्वांटाइजेशन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्स वाई प्लेन के अंदर मोशन करता है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड जेड दिशा में अगर अप्लाई कर दिया जाता है तो उसका जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सर्टेन ओरिएंटेशन रखता है, और वो सर्टेन ओरिएंटेशन जो रखता है, उस सर्टेन ओरिएंटेशन का कारण जो हमें पता चलता है वो स्पेस क्वांटाइजेशन है। और अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने इसमें देखो ये चीज़ भी पढ़ाई थी तुम्हें कि ये हमारा ये इधर एल जेड है, अगर ये एल की दिशा ये है, ये एंगल अगर थीटा है, तो एल जेड हमारा एल कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा जब हम यहाँ निकालेंगे कि ये ओरिएंटेशन कौन कौन से होंगे एल और एल जेड के बीच में, और ये एल जेड की ही दिशा बी की दिशा, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू एल जेड अपॉन एल हो गई, और एल जेड हमारा एम एल एच कट, और एल हमारा अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच कट। तो सीखे नहीं सीखे? कॉस थीटा पता चल गया, ये ओरिएंटेशन पता चल गया। पर्टिकुलर एल के लिए जितनी एम एल की वैल्यू होंगी इतनी ओरिएंटेशन होंगे। पढ़ाया था ये मैंने, ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था सब। नोट कर लो, है ना? नोट तो ऐसे कर रहे होते हो जैसे पहली बार सब पढ़ा रहा हूँ। इधर कितनी कितनी बार नोट करोगे? अभी इसे दिमाग में भी नोट कर लो कुछ थोड़ा बहुत। हाँ जी, सो गए हो जग रहे हो? जगे रहो, है ना? जागते रहो। ये बेसिकली दो आधार है। ये अगर मैं कहूं कि जीमान इफेक्ट का कारण कौन है, तो ये है दो आधार। इसकी अगर मुझसे पूछोगे कि सर इन दोनों आधारों के लिए क्यों बताना पड़ा, ये तो मुझे ये बताना पड़ा कि ओमेगा की वैल्यू EB अपॉन 2m कहाँ से आई। इसके लिए देखो ये भी मेहनत करनी पड़ी मुझे, और ये म्यू एल बाई एल की वैल्यू यहाँ से E बाई अपॉन 2m भी लेनी पड़ी, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा। तो ये दोनों चीज़ें तो हमें इसलिए चाहिए। और ये कवायद किसके लिए चल रही थी? ओरिएंटेशन की, कि एंगल जो ओरिएंटेशन हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, और स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ाता हूँ अभी से। स्टेप चलेंगे अभी इसके, थोड़ा समय लगेगा इसे ले जाने में मुझे पूरा। और एक चीज देखो, मैं एक चीज और साथ साथ तुम्हें बता दूं जो और भी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अगर लार्मर प्रेशर, देखो फिजिक्स अपने आप को कैसे कैसे समझाने में आती है और कैसे चीजें होती हैं, कि हमने यहाँ पे लार्मर प्रेशर कंसेप्ट लगाया और स्पेस क्वांटाइजेशन लगाया, और इससे पूरा जीवन इफेक्ट एक्सप्लेन हो गया।
इसका मतलब ये हुआ कि लार्वर प्रेसेशन भी होता है और इसका मतलब स्पेस क्वांटाइजेशन भी होता है। स्पेस क्वांटाइजेशन का कंफर्मेशन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्टेनगल्ले एक्सपेरिमेंट। देखो मैं बार बार यूज कर रहा हूं और ऐसा मत सोचना कि स्टेनगल्ले एक्सपेरिमेंट पे मैंने वीडियो नहीं दी, एक वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं, उसको आज देखो जाके। स्टेनगल्ले एक्सपेरिमेंट पे मेरी एक वीडियो है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है वो, उसे डिस्कस मैंने किया है काफ़ी स्टेनगल्ले एक्सपेरिमेंट, और काफ़ी वो पॉपुलर भी है। ये हमारी एटॉमिक की 4-5 वीडियो काफ़ी पॉपुलर हैं, एलएस कपलिंग, जे कपलिंग, जीमान इफेक्ट, ये सभी पॉपुलर वीडियो हैं। और एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है उसी में स्टेनगल्ले एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ से देखते रहा करो, पीछे से बैकअप तो तुम्हारे पास एक रहता ही है। उसमें मैंने काफ़ी डिस्कस किया है चीज़ों, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि इस अब जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो क्या ज़्यादा फोकस पे चल रहा है। यहाँ कैसे अब एक्सप्रेशंस में आता है कि ओमेगा और एलजेड जो हमारे आए, जो दो रिजल्ट हमने लिखे, EV/2m तो ओमेगा था, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और दूसरा एक रिजल्ट था LZ=mLh कट। LZ जो है जेड कंपोनेंट है ऑर्बिटल एनुलर मोमेंटम का, और ml है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इन दोनों के इंटरेक्शन से एनर्जी चेंज होता है। डेली क्या होती है यहाँ हमारी एनर्जी में बदलाव हुआ। देखो, एक अगर मुझसे एक शब्द में कहो कि स्प्लिटिंग क्या है, तो मैं कहूंगा स्प्लिटिंग कुछ नहीं है, एनर्जी में बदलाव है। अगर तुमसे ये कहा जाए कि एनर्जी लेवल ये था और अगर ये एनर्जी लेवल ऐसे टूट गया, तो तुम कहोगे कि ये जो एनर्जी है उसमें बदलाव हुआ है, बढ़ी है और एक जगह घटी है। Splitting is nothing rather than it is the energy change, and energy change is nothing rather than it is a perturbation, and perturbation is nothing rather than it is the impact of the magnetic field, और मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट से पर्टर्बेशन हो रहा है। इसको अब उल्टा ले आओ। कैसे ले आओगे? मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, उसने पर्टर्बेशन दिया, डिस्टर्ब कर दिया सिस्टम डिस्टर्ब ऐसा किया कि जो इलेक्ट्रॉन सीधा सर्कुलर या इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा था, प्रेसेशन करने लगा और स्पेस क्वांटाइजेशन भी लगा। इन दोनों के इम्पैक्ट से एनर्जी में बदलाव होने लगे, और उसके लिए जो वही जीमान इफेक्ट को जिम्मेदार है। सो रहे हो या जग रहे हो? तो डेली हमारा ओमेगा एलजेड में ओमेगा की वैल्यू रख दो, एलजेड की वैल्यू रख दो, आ गया रिजल्ट। बस यही तो था जीमान इफेक्ट। ओमेगा कितना? EV/2m। एलजेड कितना? mLh कट। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात अलाउ नहीं है, बात केवल मैं कर सकता हूं, चाहे तुम चिढ़ते भी रहो, मैं ही करूंगा, तुम्हें नहीं करने का अधिकार। तुम भी प्रोफेसर बन जाओ, तुम भी कर लेना अपने स्टूडेंट से, मैं कब रोक रहा हूं तुम्हें? क्यों जी? बात करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अगर तुम सारे बात करने लगोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? क्यों जी? बात बिल्कुल नहीं करनी है। ml EH/4πm, और क्या बचा रह गया? B। तुम सीखे ही नहीं बात। कहानी कहां पे आके रुक गई? दो जगह रुकी, एक बी पे रुक गई। तुम कह रहे हो जी हम तो बदलाव चाहते नहीं, बी 0 कर दो। तुमने खुद बदलाव किया था मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके। अब तुम क्या नहीं कर सकते? अब तुम कहोगे तुम पे दो विकल्प है इसे 0 करने का। तुम कहते हो कि हम तो जी एनर्जी नहीं बदलने देना चाहते, तो मैं कहूंगा दो विकल्प चूज करो, बी को 0 करो। वो तुम्हारा विकल्प है नहीं, क्योंकि तुमने खुद ही मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। अब एक और चीज है, ml को 0 कर लो। तो जहां ml 0 होगा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, वो एनर्जी लेवल स्प्लिट नहीं होता। स्प्लिट कब होता है? जब ml की वैल्यू फाइनाइट होती है। इस फॉर्मूले तक पहुंचे, और अगर तुम इस पर पहुंचे तो ये तुम्हें पता है क्या है। ये म्यू बी है, बोर मैग्नेटॉन, या कुछ और था ये? बस तो इसे लिख दो, ये बोर मैग्नेटॉन है। तो फॉर्मूला आ गया ml म्यू बी बी। डेली की वैल्यू ये आ गई, ml म्यू बी बी। अब लेवल स्प्लिट कितने में करेगा?
इतने लेवल में स्प्लिट करेगा ये जितना ml की जितनी वैल्यू होंगी। ध्यान दो, ml की जो वैल्यू है वो हम कैसे लेते हैं, ध्यान दो। हमारी स्टेट है 1d2। मैं एग्जाम्पल तो उठाऊंगा ही कोई ना कोई, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें बता दूं, फिजिक्स को 3 पार्ट्स में सदा बांट के चलो। एक फैक्ट्स, फैक्ट पहले सीखो क्या है, फिर फैक्ट के बाद में पहुंचो, जब आप चीजों को समझो, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन कैसे दे रहे हो उसमें फिजिक्स ढूंढो। जब आप उसको एक्सप्लेन कर लो तो फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो कि ये कहाँ पे प्रैक्टिकल अप्लाइड हो रही है एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर उसके ऊपर जितना सोच सकते हो सोच लो। ये चौथी स्टेज है। ऐसे तुम्हें क्रम में जाना है हर टॉपिक में, पहले फैक्ट्स, फिर कैसा हो रहा है, फिर उसका अप्लाइड कंसेप्ट, और फिर उसके फर्दर आगे क्या आ चुका है, क्या आने वाला। 4 स्टेपों में फिजिक्स चलती है। कम टीचर की नहीं, टीचर तो अपने आप से जूझता है, जब बोर्ड पर होता है तो खुद से जूझता है, उसके दिमाग में कितने सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं। हमारे पास एक स्टेट हमने ऑप्ट कर ली 1d2, एक स्टेट ऑप्ट कर ली 1p1। पहले ये देख लो का भाई ये पॉसिबल भी है या नहीं है। तुम कहोगे सर ये क्यों ऑप्ट कहीं, मैं कहूंगा पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि स्टेट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। तो यहां पे देख रहे होगे एस की वैल्यू 0 है, इसके लिए डी में एल की वैल्यू कितनी है 2, और जे कितना है यहाँ 2। अब यहां आ जाओ, एस कितना, एल कितना, जे कितना, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है, क्या दिक्कत है, यहां से यहां ट्रांजिशन पॉसिबल है। तुम कहोगे सर कैसे पता चल रहा है आपको, डी लेस 0 होना चाहिए, कितना बढ़िया पालन हो रहा है। और नॉर्मल जीवान इफेक्ट का फिट केस है ये। तुम मुझसे पूछोगे फिट केस क्यों है, स्पिन 0 लेते हैं, नॉर्मल जीवान इफेक्ट में केवल ऑर्बिटल मोशन कंसीडर करते हैं। सो गए, यहां एल की वैल्यू 2 हो गई, एल बराबर 1, यहां से आराम से इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा क्योंकि सिलेक्शन रूल का पालन हो रहा है अपना बढ़िया। यहां तो डेल एस बराबर 0 का पालन हो गया, यही चाहते भी हो तुम कि सिंगलेट का सिंगलेट में, डबलेट का डबलेट में, ट्रिपलेट का ट्रिपलेट में हो ट्रांजिशन। यहां क्या चाहते हो, लेपोर्टी रूल, पैरिटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी चेंज। तो डेल एल का बदलाव, अगर इसमें से इसको घटा कर देखोगे तो 1 है, इसमें से इसको घटा कर देखोगे -1 है, दोनों अलाउड है, किधर से चल पड़ो। और यहां डेल जे का बदलाव 1 पॉसिबल है, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। आपने चूज कर ली, एक तरफ 1d2 ले ली और दूसरी तरफ स्टेट आपने 1s ले ली, 1s नॉट ले ली तुमने। जैसे यहां पे तुम 1p1 की जगह पर 1s नॉट ले लेते, मने कर देते, ये संभव ही ना था। ये 2 सिलेक्शन रूल को वायलेट कर रहा है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। डेल एस तो 0 रहा है, यहाँ एल की वैल्यू 2 बदल रही है, लेपोर्टी रूल ही वायलेट हो गया, और जे की वैल्यू भी 2 बदल रही है, तो इस ट्रांजिशन को बना कर देना। अगर आप ये नहीं सीखे तो आपको ना तो बेसिक IQ लगा रहे हो ना कुछ सीख रहे हो। 1d2 से लेके 1p1 को ट्रांजिशन पॉसिबल है, क्योंकि कोई सिलेक्शन रूल वायलेट नहीं हुआ। सिलेक्शन रूल क्या है इसके, डेल एस की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सिंगलेट से सिंगलेट, डबलेट से डबलेट में ट्रांजिशन हो सकता है, नहीं हो सकता, ये पता हो, नहीं हो सकता। सिंगलेट से डबलेट में नहीं हो सकता, डबलेट से सिंगलेट नहीं हो सकता। यहां 1 है तो यहां 1 ही होना चाहिए, यहां डी है तो यहां एस नहीं हो सकता, क्योंकि एल की वैल्यू 2 नहीं बदल सकती, तो डी से पी में हो सकता है, लेकिन डी से एफ में भी हो सकता है। डी के पास 2 विकल्प हैं, डी से पी में जाए, डी से एफ में जाए, और विकल्प नहीं है। इसलिए कुछ भी ट्रांजिशन नहीं हो जाता, ट्रांजिशन कुछ सर्टेन सिलेक्शन रूल के साथ चलता है। अब यहां देखें, हमारा पर्पज पता है, नॉर्मल जीवान इफेक्ट देखना है, यहां उसी पर पहुंचते हैं। इस फॉर्मूले को तो भूलना ही मत, कि कौन से को मुझे बता देना भाई, 1 घंटा जब हो जाए। मैं तो खो गया इसमें, लेक्चर में हो गया, अभी तो 1 घंटा क्या, इस पर तो काम ही कुछ ना हुआ, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था इसमें, इतने 1 घंटा भी हो गया। बताओ कैसे काम चले। और पता डर क्या लगता है, डर ये लग रहा होता है कि बच्चे जब देखेंगे जीवान इफेक्ट में सर ने 4 वीडियो दे दी,
अब आधे तो इसी तनाव में जिएंगे, कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा काम चल रहा है, इतना कैसे संभालें? क्यों जी? अब फिजिक्स को हवा में थोड़ी होती है, फिजिक्स में तो समय ही लगता है। फिजिक्स में बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ती है। इतने में तो आर्ट्स वार्ट्स के सब्जेक्टों में, जैसे बच्चे कह रहे होते हैं डिफेंस में नेट हो गया। अरे डिफेंस में क्या, इतनी हमारी क्वांटम में वेव फंक्शन याद करोगे, इतना सारा डिफेंस हो जा। कम समझे तुम बात। मेरी मित्र मंडली जिन पर फिजिक्स में नेट ना निकला, बीएड एमएड किया, एमएड में पहली बार गए, एजुकेशन में नेट पास कर बैठे, फिजिक्स में रोते रहे। फिजिक्स में नेट निकल रहा आसानी से, क्यों? एक ही पेपर में क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ने बैठोगे, पता चला बड़ी बड़ी किताब पढ़ ली बहुत सारी, फिर भी सारे सवाल ना निकले। क्यों जी? डिफेंस में जाओगे, भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण क्या है, आधा तो देख के ही पता चल जाए कि इनमें से कौन सा सही बैठ रहा। क्यों जी? कम समझ रहे हो बात। ह्यूमैनिटी में सोशोलॉजी लो तुम, फिजिक्स का आदमी सोशोलॉजी पढ़े तो क्या है सोशोलॉजी, बताओ। मीन्स फिजिक्स इतना वाइड प्रोस्पेक्ट्स भरे हुए हैं और क्वेश्चनों की खान है यहाँ पूछे जाने की, कितने बनाते रहो कितने ही बनाते रहो। ह्यूमैनिटी में तो स्कोप रुक जाता है, स्कोप रुक जाता है, यहाँ तो स्कोप ही नहीं रुकता। यहाँ हर बार नई नई शक्लों के क्वेश्चन आते हैं जो कभी पहले देखे ना हो, और तभी जाके लगे यार ये तो बना दिया, ये तो सोचा ही नहीं था। अरे काश तुम सोच पाओ तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं होंगे, फिर तो फट से ही हो जाएंगे। हाँ जी, बच्चा कह रहा है कि समय हो गया सर ज़्यादा, तो बस थोड़ा सा काम और कर दूँ मैं, बस उसके बाद तो मैं फ्री कर रहा हूँ। क्या जी? अभी आनंद आना ही शुरू हुआ था, इतने ही तुम्हारा बिगुल बज गया, टाइम का बिगुल। 1D2 लेवल है, ध्यान दो। अब तुम्हें थोड़ी देर बात इसलिए तो की थी, तुम्हें एनर्जी दे रहा था मैं, और तुम्हारे सब्जेक्ट को बढ़ा चढ़ा के बता रहा था। पता क्यों बता रहा था? तभी तो युद्ध जब लड़वाया जाता है सैनिकों से तो उन्हें तैयार करना पड़ता है मेंटली। कैसे करना पड़ता है? किसी की जान लेनी और अपनी जान देनी आसान काम है क्या? तुम क्या आसान समझ रहे हो? बॉर्डर पर जो सैनिक तैयार किए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती होगी, तुम सोचो ना, उनका पूरा का पूरा दिमाग वॉश आउट करना पड़ता है। क्या तैयार करना पड़ता है? ये तैयार करना पड़ता है दुनिया में कुछ है तो देश की सेवा है, और देश की सेवा में शहीद होगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे। तभी तो कोई शहीद होने को तैयार होगा। क्यों जी? ऐसे फिजिक्स का हाल है, कम समझे तुम बात है। तुम्हें तैयार किया जा रहा है, अपनी जिंदगी फिजिक्स को दे दो सारी। क्यों जी? तभी तो कुछ निकलेगा। क्या फायदा होगा? या तो तुम नोबेल लॉरेट्स हो जाओगे, या कुछ बड़े साइंटिस्ट हो जाओगे, और फिर क्या होगा? भविष्य सुरक्षित हाथों में, आगे बढ़िया प्रोफेसर भी तो पैदा करोगे। क्यों जी? कौन करेगा पैदा? जो इसमें खो जाएगा दुनियादारी या भूल भाल के। तो भूलो सब है, और कहाँ शुरू करो? सोच लो, दीवान इफेक्ट चल रहा है सब, ये सब कुछ, और सब खत्म। ना देश में कुछ हो रहा है, ना कहीं और कुछ हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सब इसी में हो रहा है। तोड़ना 1D2 को कितने लेवल में तोड़ोगे? एल की वैल्यू कितनी हो गई? ml कितना हो गया? हद हो गई भाई। 210 -1 -2 लेवल टूट गए। एक तो टूटा नहीं, और 4 लेवल ये टूटे। तो तुम्हें खुद ही क्या पता चलेगा ये लेवल किस में टूट गया? सीख गए बच्चों? ये कौन सा लेवल है? 1D2 था, कितने में टूटा? ml की वैल्यू 2 1, और डॉट डॉट कर दूं इसे, 0 -1 -2, ये टूट गया। अब कहां पे आ जाओ? 1 P1। L की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 1। ml कितना हो गया? 1 0 -1। यहां पे ब्रेक कर दो। देश के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे सैनिक ही करते हैं, इनसे बड़ा योगदान कोई नहीं करता। क्यों जी? तभी तो सो रहे हो रात को आराम से, नहीं तो कहाँ, देश की सीमा सुरक्षित ना रही तो कहाँ सोओगे? कब्जा लेगी दुनिया आके यहीं।
ये कौन सी स्टेट हो गई बच्चों? 1 P1। एक ट्रांजिशन तो ये हो रहा है, और अब यहां स्कोप बन गए। देखो पता क्या किया मैग्नेटिक फील्ड ने? मैग्नेटिक फील्ड ने 1G2 लेवल को इन 5 लेवल में तोड़ा है। 4 तो अलग अलग सेपरेट दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा। क्यों? यहां ml की वैल्यू 0 है, और यहां पे गैप बराबर है। ये इस गैप के बराबर है, ये इस गैप के बराबर है, ये गैप आपस में बराबर है। पहुंचे बात पे? और यही लेवल। अब तुम्हें ये नहीं पता चला क्या हुआ? इस मैग्नेटिक फील्ड ने यहां देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड ने ये काम कर दिया कि अगर ये 0 हो जाता तो टेली 0 होता, तो ये लेवल ये बच जाता। ये कब है? जब नो बी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा। और ये कब है? जब बी लग गया, बी अप्लाइड हो गया। अब इसने क्या कर दिया? इन लेवलों को तोड़ दिया। यही तो था। कौन? नॉर्मल जी मान इफेक्ट यही है। अब लाइन कैसे आएंगी उसको सुनो। लाइन आती है डेल ml इजकल टू 0 ± 1। इसका सिलेक्शन रूल होता है। सबके सिलेक्शन रूल होते हैं, लिख देना मोस्ट इंपॉर्टेंट करता है सिलेक्शन रूल फॉर नॉर्मल जी मान इफेक्ट। अब देखो कौन से सिलेक्शन पॉसिबल है, कौन से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। बच्चों बताओ मुझे कौन सा कहां से सिलेक्शन होगा। और एक चीज याद रखना कि जब सिलेक्शन रूल में इसमें लगाओगे तो ये 3 ही लाइन बन के आएंगी। शुरू में 9 खिंचेंगी इस रूल को लगा कर, और 9 में से लगेंगी तो 9 अलग अलग, लेकिन वो 9 ना होकर 3 रह जाएंगी। इस पे फिजिक्स बात होनी है। खींचो सिलेक्शन रूल लगा के बताओ मुझे खींच के। -2 से -1। अब मैं तुमसे पूछूंगा, तुम ही बताओगे मुझे। -2 से -1 में ट्रांजिशन पॉसिबल है, कोई वायलेशन नहीं हो रहा। -2 से 0 में पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा क्या? -1 से 0 में पॉसिबल है, और ये 0 से 1 में पॉसिबल है। हाँ जी, नहीं समझे? इसमें डेल ml का बदलाव कितना देख रहे हो? तीनों में सेम है। देखो कितना बदलाव, 1 है या -1? बताओ जल्दी। -1 हो रहा है, तो यहां -1 लिख दो। तुमसे ही पूछ के लिख दिया मैंने। अब अगला सुनो। अब यहां से शुरू कर दो। यहां से यहां पॉसिबल है, यहां से यहां पॉसिबल है, यहां से यहां पॉसिबल है। ये बदलाव पता कौन सा है? डेल ml बराबर 0। तीसरा देखो, यहां से यहां पॉसिबल है, यहां से यहां पॉसिबल है, और यहां से यहां पॉसिबल है। ये डेल ml का बदलाव कितना हो गया? +1। 9 नहीं आ गई ट्रांजिशन? तुम सोचोगे 9 लाइन आ गई। ये सिलेक्शन रूल लगाया है मैंने। देखो ml की वैल्यू यहां -2 थी या -1 थी, तो जब आप -2 में -1 का चेंज देखोगे तो -2 -1 करोगे तो -2 + 1 जो -1 बन जाएगा। जब यहाँ पे ml की वैल्यू -1 है, यहाँ 0 है, तो -1 -0 करोगे तो -1 हो गया। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 -1 करोगे -1 हो गया। सिमिलरली यहाँ लगा दो। और थोड़ी देर मुझे किसका बेसिकली क्या होता है कि जहां हमारी एनर्जी लेवल 0 है तो उसको ये कह रहे होते हैं कि यहाँ पे ये स्प्लिटिंग जो हो रही है इस एनर्जी लेवल की, यहाँ वो नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। 0 एनर्जी लेवल के ऊपर ये अनस्प्लिटेड एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है इसकी। लेकिन ये लेवल बेसिकली 5 से मिलकर बना हुआ है। 1 की एनर्जी तो यही चाहिए, 2 की चेंज हो गई, लेकिन ट्रांजिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा यहाँ से, इसलिए दिखाते हैं इसे। क्योंकि 0 से जब हमने यहाँ देखा तो 0 से देखो ट्रांजिशन यहाँ दिख रहे होंगे तुम्हें। 0 से 1 में भी हो रहा है, 0 से 0 में नहीं हो रहा होगा।
हो रहा क्या? नहीं हो रहा होगा, क्योंकि 0 से 0 में ट्रांजिशन नहीं होता। बस मुझे एक बात सुन लो, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर मैं इस पर दे चुका हूं, जल्दी खत्म कर रहा हूं। सुनो, ये तुम्हारे पास 9 लाइन दिख रही है तुम्हें, दे सीम्स टू बी 9 ट्रांजिशंस, बट ये 9 ट्रांजिशन नहीं है, ये 3 है। समझो कैसे हैं, उसको समझा दूं। यहां से यहां एक फोटोन जंप करता है, यहां से यहां, इसकी एनर्जी इसकी वेवलेंथ सपोज किया निकली लैम्डा, ठीक। अब ये एनर्जी लेवल सपोज किया यहां इतना ऊपर शिफ्ट हो गया, और ये लेवल भी इतना ही ऊपर शिफ्ट हो गया, दोनों, ये इतना ऊपर शिफ्ट हुआ, ये भी इतना ऊपर शिफ्ट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांजिशन कर रहा है, ये वेवलेंथ लैम्डा ही निकालेगा, यहां भी वेवलेंथ लैम्डा निकलेगी। ये स्पेक्ट्रल लाइन यहां पर जो वेवलेंथ मिलेंगी इनकी, यहां ध्यान दो और रुको, मुझे सुनो ध्यान से। यहां से ट्रांजिशन यहां को हो रहा था, ये ऊपर शिफ्ट हो गया इतना यहां, तो ये भी तो शिफ्ट हो गया इतना, तो यहां इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ दोनों सेम निकालेगा। ये लेवल यहां से ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहां से ये वाला भी ऊपर से को शिफ्ट हो गया, तो इन तीनों की वेवलेंथ तो सेम है। तो ट्रांजिशन भले ये 3 दिख रहे हो, लेकिन सबकी वेवलेंथ सेम है। इसी कंसेप्ट से है जो मैं समझा रहा हूं। फिर तीसरा लेवल ऐसा शिफ्ट हो गया, यहां से ये लेवल इतना ऊपर शिफ्ट हो गया, यहां से फिर वेवलेंथ लैम्डा ही निकली, तो ये एक ही तो वेवलेंथ का निकला, ये सेम एनर्जी की होंगी, सेम वेवलेंथ की होंगी, तो यहां पे एक ही वेवलेंथ आएगी इनमें तीनों की। सपोज किया इसको तुमने लैम्डा 1 कह दिया, यहां पे इनकी तीनों की सेम आएगी, सेम, ये लैम्डा 2 हो गया, ये तुम्हारी इनकी तीनों की सेम आएगी सिमिलर वे से, लैम्डा 3, तो 3 ही तो स्पेक्ट्रल लाइन बनी। तो इवन दो दे सीम्स टू बी 9 ट्रांजिशंस, बट दे आर इक्विवेलेंट टू 3 ट्रांजिशंस। जो जहां डेल एम एल बराबर 0 के ट्रांजिशन थे, जहां डेल एम एल 0 हुआ था बदलाव, वो कहलाता है हमारा पाई कंपोनेंट। जहां डेल एम एल की वैल्यू कितनी चेंज हुई थी, +-1, वो कहलाता है सिग्मा कंपोनेंट। ये आ गया आंसर, ये कारण है इसका। और क्या देखोगे, यहां पे ट्रांजिशन में तुम देख रहे होगे जो लाइंस आएंगी वो इस तरीका से बन जाएंगी तुम्हारी, ये एक यहां आ जाएगी, ये तो डेल एम एल बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी पाई, और ये सिग्मा आ जाएंगी। ये हमारा डेल एम एल एक तरफ अगर 1 है चेंज, एक तरफ -1 हो जाएगा डेल एम एल का। ये हम समझा देंगे, यही तो था नॉर्मल जीवन इफेक्ट। 5 महत्वपूर्ण चीजें क्या, 5 महत्वपूर्ण बातें ये कि 3 ही केवल स्पेक्ट्रल लाइन मिलती हैं। अगर 9 भी है तो वो 3 के करस्पॉन्डिंग बन गई, क्यों? क्योंकि वो 9 अलग अलग लग रही थी, लेकिन उनकी 3 की वेवलेंथ आपस में सेम कोइंसाइड कर रही थी, तो 3 ना होकर एक ही है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ सबकी सेम है। 3 फिर दूसरी ऐसी होंगी जिनकी सेम होगी, 3 फिर तीसरी ऐसी होगी जिनकी सेम होगी, तो 9 होकर वो 3 में बदल जाएंगे। और 3 में डेल एम एल बराबर 0 की जो होगी वो पाई कंपोनेंट देगी, और +- की जो है वो सिग्मा कंपोनेंट देंगी, तो दोनों कंपोनेंट हमें ये मिल जाएंगे, और ये हमारा आ जाएगा। सिलेक्शन रूल तो मैं बता ही दिया, स्पेस क्वांटाइजेशन और लार्बर प्रेसेशन इसका कारण है, ये भी तुम्हें बता दिया। अब इस पे अप्लाइड क्वेश्चन आगे और कर लेंगे। और एक चीज तुम्हें बहुत क्लियर कट बता दी है कि 1 जरूर होना चाहिए। पहले यहाँ पे ये दिखा दो, जो लेवल दिखा रहे हो ऐसे, जो जहां ट्रांजिशन पॉसिबल हो। जब इलेक्ट्रॉन यहां थे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इन स्टेटों में पहुंच गए। ये यहां से यहां ट्रांजिशन कर रहे तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये लेवल एक ना होकर ये लेवल ऐसे स्प्लिट हुआ। अब यहां से ट्रांजिशन यहां हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, इसलिए लाइन्स आ रही हैं। तो जीवान इफेक्ट, नॉर्मल जीवान इफेक्ट किसको कंफर्म करता है? इट कंफर्म्स द स्पेस क्वांटाइजेशन, और ये लार्बर प्रेसेशन को कंफर्म करता है। या हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि लार्बर प्रेसेशन और स्पेस क्वांटाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस होता है कौन? जीवान इफेक्ट। ये तुम्हें चीजें सीखनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो निश्चित तौर से फिजिक्स कम्युनिटी को इनरिच करेगी, और काफी बातें तुम लोगों से कर रहा था मैं इसके संदर्भित। मैं
कुछ प्रॉब्लम ले सकता हूँ, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, इस समय मौका है तो मैं पूछने का। हाँ जी, अब तो मैं मौका दे रहा हूँ पूछने का, आप पूछ सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन चेंज होती है। DLML बराबर 0 में इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है पैरेलल रहता है बी के, और उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन चेंज होती है। यही अंतर होता है सिग्मा में और पाई में। नहीं सर, जो सिग्मा की भी तो दो वैल्यू आई है, -1 और +1, मतलब ML इक्वल्स टू -1 पे एक सिग्मा है, एक डेल। वो बेसिकली क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर में दो बातें हो सकती हैं, चाहे इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर हो इस प्लेन के, चाहे ऐसे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे हम कहते यही है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर बी के परपेंडिकुलर। बात आ गई समझ में? और तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।